साल 1873। भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन गांवों में अब भी जमींदारों का राज चलता था। रामकोट एक ऐसा ही गांव था जहां एक विशाल हवेली में रहता था जमींदार देव प्रताप सिंह। लोग कहते थे कि उसकी हवेली के तहखाने में अकूत सोना छिपा था, राजा महाराजाओं से मिली रिश्वत, कर वसूली का धन और कुछ ऐसा जिसे पाने की कीमत बहुत बड़ी थी। हल्कू, सुल्तान और जुम्मन तीन दोस्त नहीं बल्कि संगठित चोर थे। आसपास के इलाकों में लूटपाट करके उन्होंने एक नाम कमा लिया था, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। जुम्मन ने जमींदार की हवेली की एक पुरानी नक्शा हासिल कर लिया था, जिससे उसे तहखाने का रास्ता मिल गया। जुम्मन, भाई लोगों, ये आखिरी काम होगा, जिंदगी भर के लिए आराम मिलेगा। सुल्तान, तहखाने का रास्ता तूने देखा है ना? कहीं अफवाह तो नहीं? हल्कू, जो भी हो आजमाते हैं। आधी रात, चुपचाप और बिना खून बहाए। रात के अंधेरे में तीनों हवेली की दीवार फांदकर अंदर घुसे। हवेली के अंदर सब शांत था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, हवाओं में नमी और फफूंदी की महक थी। उनके पास मशालें थीं जो कापती लौ के साथ अंधेरे से लड़ रही थी। वो पुराने लकड़ी के फर्श को पार करते हुए तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। फर्श हर कदम पर चरमराता था, जैसे किसी को उनकी आहट का इंतजार हो। लोहे का भारी दरवाजा एंग लगा हुआ था, उस पर पुराने समय की तंत्र मंत्र की आकृतियां खुदी हुई थी। हल्कू ने पुरानी चाबी से ताला खोला और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। तहखाना एक गुफा जैसा था। चारों ओर जाले, दीवारों पर तेल के पुराने दीपक और बीचों बीच एक लोहे का संदूक। संदूक का ढक्कन उठाया और वहां था सोने की ईंटों का अंबार। सुल्तान बोला, इतना सोना, हम तो राजा बन जाएंगे। जुम्मन बोला, किस्मत खुल गई अपनी। पर जैसे ही उन्होंने एक ईंट उठाई, दीवारों में कंपन होने लगा। एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई चेतावनी हो। तभी, हरामी चोर, जिंदा नहीं जाओगे। देव प्रताप सिंह अपने सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। चोरी का इरादा? अब यहीं सड़ोगे। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, तीनों को जंजीरों से बांधकर तहखाने में ही जिंदा दफन कर दो। चीख पुकार गूंजती रही। मरते वक्त जुम्मन ने दीवार पर अपने खून से लिखा, इस सोने को जिसने भी छुआ वो शापित होगा। 7 पीढ़ियां पागलपन में सड़ेंगी। दीवार की लिखावट अब भी वहां मौजूद थी, लाल रंग की, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। अंतिम क्षणों में हल्कू की आंखों से आंसू बहते रहे और वह बड़बड़ाता रहा, हम सिर्फ एक मौका चाहते थे, रोटी के लिए। सुल्तान चुप था, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी, जैसे मृत्यु के पार भी बदला लेने की कसम हो। देव प्रताप को इस घटना का कोई अफसोस नहीं था। उसने सोचा कि उसने न्याय किया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वो रोज कहती कि हवेली में कोई है जो उसे घूरता है, सांस लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है। उसका बेटा रणवीर, जो महज 12 साल का था, अचानक अजीब हरकतें करने लगा। वह दीवारों से बातें करता, रात को हवेली के आंगन में भटकता। कई बार उसे सोते हुए तहखाने के पास पाया गया। जुम्मन, मैं तेरा हूं, सोना दे, मुझे दे। वह चित्र बनाता जिनमें 3 अजनबी चेहरे और खून से सनी हवेली होती। एक रात उसकी चीख से हवेली गूंज उठी। वह अपनी बहन की लाश के पास बैठा था, उसकी आंखें खून से लाल और हाथ में वही सोने की ईंट। मैंने बचा लिया बहन को, अब सब ठीक हो जाएगा। अंततः वह कुएं में कूद गया। गांव में खलबली मच गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये सोना शापित है। जमींदार ने जिनको मारा, उनकी आत्माएं हवेली में भटक रही हैं।
समय बीतता गया, लेकिन हवेली की छाया गांव पर बनी रही। देव प्रताप की मृत्यु भी रहस्यमय रही। एक दिन वो तहखाने के पास मृत पाया गया। उसके चेहरे पर भय की ऐसी झलक थी जैसे उसने मौत से पहले कोई डरावनी चीख सुनी हो। उसके शरीर के पास वो ही तांबे की थाली मिली जिसमें सोना रखा गया था। उसका पोता रघुवीर, जिसने अंग्रेजों के दौर में पढ़ाई की थी, विदेश से लौटा और संपत्ति संभालने आया। उसने पुरानी कहानियों को बकवास माना और हवेली की मरम्मत शुरू कर दी। ये सब अंधविश्वास है। तहखाना बंद करो और सोना बैंक में जमा करो। पर जैसे ही उसने सोने को छुआ, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कुछ रातों बाद उसने हवेली के नौकरों को बर्खास्त किया और खुद तहखाने में रहने लगा। रातों को वह जोर जोर से हंसता और अजीब मंत्र बोलता। जुम्मन, मैं आ गया हूं, अब तेरे साथ रहूंगा, हमें कोई नहीं रोकेगा। उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन तहखाने में उसकी लाश मिली, खून से सनी, और दीवार पर उसी खून से लिखा था, साथ नहीं, हर पीढ़ी को सड़ना होगा। अब यह शाप एक अभिशप्त विरासत बन चुका था। कोई भी जो उस हवेली का मालिक बनता, धीरे धीरे पागल हो जाता। गांव के लोग अब हवेली की तरफ देखना भी छोड़ चुके थे। बच्चे वहां खेलने नहीं जाते और रात को हवेली के पास से निकलना भी पाप समझा जाता था। समय अपनी चाल चलता रहा, लेकिन रामकोट की हवेली समय में थमी हुई प्रतीत होती थी। 1980 के दशक में जब जमींदारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, तब हवेली सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होकर एक परित्यक्त संपत्ति बन चुकी थी। मगर गांव वालों ने अब भी उसे छुआ नहीं था। लेकिन एक शोधकर्ता, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, जो इतिहास और शापित स्थानों पर काम करता था, उस हवेली तक पहुंचा। यह सिर्फ किंवदंती नहीं, इतिहास है। अगर मैं तहखाने का रहस्य सुलझा दूं, तो देश को एक नई धरोहर मिलेगी। उसने स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और अपने 2 सहायकों के साथ हवेली में डेरा डाल दिया। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन रात में उनके कैमरे अपने आप ऑफ होने लगे। रिकॉर्डर में कोई और ही आवाजें आने लगीं। सहायक बोला, सर, कैमरे में कोई परछाई थी, कोई और भी है यहां। दूसरे दिन जब उन्होंने तहखाना खोला, तो हवा में सड़ांध सी भर गई। दीवारों पर वही खून से भरे शब्द, और अब उसमें एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। अब जो भी इतिहास खोलेगा, उसका भविष्य मिटा दिया जाएगा। तीसरे दिन डॉक्टर त्रिपाठी को तहखाने में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें खुले आसमान की तरफ स्थिर। पोस्टमार्टम में कोई वजह नहीं मिली। सरकार ने हवेली को सील कर दिया। लेकिन रात में अब भी वहां से रोने की, चिल्लाने की और लोहे की जंजीरों की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने छतों पर 3 परछाइयों को चलते देखा है। गांव वालों ने अब उस जगह को शापित भूमि घोषित कर दिया है। कोई वहां नहीं जाता। जो जाता है, लौटता नहीं, या फिर पागल हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी अच्छी लोकल कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।